आपको ये चीज पता भी नहीं होगी। अगर आपने एक 20 साल का होम लोन लिया है 25 लाख के लिए, अल्टीमेटली आप बैंक को 50 लाख रुपए वापस करेंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कंपनी 50,000 करोड़ का लोन लेती है तो उनका ब्याज आपको पता है आपसे भी कम होता है। ये चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, फ्रॉड नहीं है, इस सिस्टम का एक फीचर है जहां मिडिल क्लास अमीर कंपनीज को फंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। पार्ट 1, लोन देने का दो तरफा चेहरा। एक सिंपल कंपैरिजन से शुरू करते हैं। शायद आप जिंदगी में होम लोन ले चुके हैं या कोई और लोन लिया होगा, और अगर होम लोन ले चुके हैं तो फिर तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आपका चिट्ठा पट्टा खुल जाता है। आपकी पिछले 3 साल की इनकम स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपका क्रेडिट स्कोर, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, घर तो गिरवी रखना ही है। 1 करोड़ के घर के लिए अगर 20 लाख भी लोन लेना है तो पूरे का पूरा घर जो है वो गिरवी रहेगा, तो 5 गुना वैसे ही आप बैंक को दे रहे हैं। फिर किस्त शुरू होती है, फिर वो आपसे इंश्योरेंस भी खरीदवाते हैं, क्योंकि अगर 2-3 साल में खुदा न खास्ता आपकी इनकम को कुछ हो गया तो बैंक को इसकी जिम्मेदारी क्यों लेनी है। घर उनके पास ऑलरेडी है बाय द वे, पर फिर भी आपसे वो भी खरीदवाएंगे। और इस सारी चीज के लिए आपसे 8 से 9%, कभी कभी उससे ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे। आपको पता है जब एक बड़ी कंपनी हजारों करोड़ों का लोन लेने जाती है तो मामला कैसे पलटता है। इंटरेस्ट रेट सब्जी खरीदने जैसा हो जाता है। हाँ जी, कितना दिया? 8%। नहीं, इतना ज्यादा कैसे, ठीक ठीक लगाइए। अच्छा 7.5, अच्छा 7, 6, कुछ भी चल रहा है। जो चीज गिरवी रखनी है वो क्रिएटिव हो जाती है। हाँ जी, फ्यूचर कैश फ्लोज जो कंपनी के हैं उसको गिरवी रख दीजिए। हाँ जी, ब्रांड वैल्यू है इस कंपनी की, उसको गिरवी रख लीजिए। हाँ, शेयर्स है, अभी तक इशू नहीं हुए हैं लेकिन उन शेयर्स को गिरवी रख लीजिए। वही बैंक जो आपसे कम से कम 200 से 300 पेजेस पे हर पेज पे साइन करवा के 3 हफ्ते के बाद आपको ये बताता है कि लोन सैंक्शन हुआ है कि नहीं। कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में ये लाखों करोड़ों का लोन सैंक्शन कर देता है। लेकिन ये तो शुरुआत है। आपने अगर खुदा ना खास्ता 1, 2, 3 EMI मिस कर दी, बस फिर देखिए वो SMS आने शुरू हो जाएंगे, वो ईमेल आना शुरू हो जाएगा, वो कॉल आना शुरू हो जाएगा, वो कभी कभी डराना धमकाना शुरू हो जाएगा, जब्त हो जाएगा आपका घर। वो तो ऑफ कोर्स उस डर में आप रोज जीना शुरू कर देंगे। एंड जेन्युइनली अगर आप EMI मिस करते रहे, 90 दिन के अंदर गारंटीड आप सड़क पे होंगे। घर आपका आपसे छिन गया होगा। क्रेडिट स्कोर तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है। जिंदगी में अब कोई लोन तो नहीं मिलने वाला। और इस घर को बेच के अगर बैंक ने पूरा लोन का अमाउंट रिकवर नहीं किया तो उसका अंतर आप ही को देना पड़ेगा। इस समय पे इंश्योरेंस भी जो आपने खरीदी थी या खरीदवाई गई थी वो काम नहीं आएगी। वही एक बड़ी कंपनी अगर हजारों करोड़ों का लोन पे डिफॉल्ट करती है तो उनको प्यारे से नाम दिए जाते हैं। ये डिफॉल्ट नहीं है, स्ट्रेस्ड एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये फेल्ड बिजनेस नहीं है, एक टेम्पररी लिक्विडिटी क्राइसिस है। अरे लोन राइट ऑफ नहीं किया है, हमने सिर्फ रीस्ट्रक्चर कर दिया है। बेसिकली फिर से नेगोशिएट करेंगे। जी 7% पे हम नहीं दे पा रहे, अच्छा आप 6.5 पे दे दीजिए। नहीं 6.5 पे भी नहीं हो पाएगा, 6 लगाइए। अच्छा 6 पे दे दीजिए। अच्छा वो अभी भी नहीं दे पाएंगे, 3 महीने बाद शुरू करेंगे। अच्छा आप 3 महीने बाद शुरू कर दीजिए। अच्छा वो जो चीज गिरवी रखी थी वो हम नहीं दे पाएंगे, कुछ और ले लीजिए। अच्छा वो भी ले लेंगे। ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, इलीगल नहीं है। ये सिस्टम का डिजाइन है, ये सिस्टम का सेटअप है। ये परफेक्टली लीगल एक ऐसा तरीका है जहां मिडिल क्लास का पैसा एक्चुअली बड़ी कंपनीज और अमीरों को फंड कर रहा है। एंड ये एक हेट वीडियो नहीं है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे आप ये जानें कि आप जो समझते हैं पैसे के बारे में, जानते हैं पैसे के बारे में, शायद वो कम है, लिमिटेड है। एंड जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक शायद आप अपने पैसे की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। And I want you to take responsibility for your money. Part 2, the collection funnel. एक बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? एक बैंक डिपॉजिट्स इनवाइट करता है या एक्सेप्ट करता है। वो हमारा पैसा हो सकता है जो हमारी सैलरी में आता है, वो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, वो कंपनीज का भी पैसा हो सकता है जो वहां बैंक के साथ पार्क करते हैं। हम मिडिल क्लास रिटेल बोरोवर्स को या डिपॉजिटर्स को ऑन एन एवरेज एक सेविंग्स अकाउंट में कितना मिल जाता है? 3-3.5%। अगर आप FD भी करा लो कितना मिल जाएगा? 5 से 6%। अब यही 3-3.5% बैंक के लिए एक तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। मतलब जो रॉ मटेरियल है उस बैंक को
अपने सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए वो ये पैसा है, क्योंकि यही पैसा वो जब लोन पे आगे जाके देगी तो कुछ और पैसे कमाएगी और जो उसके बीच का अंतर होगा वो उनकी इनकम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा लेनदार हूं और मैं किसी से 3% ब्याज पे पैसा ले लेता हूं और किसी और को 5% ब्याज पे पैसा दे देता हूं, तो जो अंतर आया 2% वो मेरी आमदनी बनी एंड उसी से मैं अपना खर्चा पानी निकालूंगा, अपनी सैलरी दूंगा, अपने ऑफिस का रेंट दूंगा और फिर एक प्रॉफिट भी कमाऊंगा। तो एग्जैक्ट सेम वे बैंक हमें अपने डिपॉजिट्स के लिए एक सेविंग्स अकाउंट में 3-3.5% देता है। लेकिन अगर हम उसी बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जी हमें एक होम लोन चाहिए 8 से 9%, जी हमें एक कार लोन चाहिए 10 से 11%, जी हमें एक पर्सनल लोन चाहिए 14 से 12%, वही पैसा, हमारा पैसा जो 3.5% में हम बैंक को दे रहे हैं, वही पैसा हमारा बैंक हमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% पे दे रहा है, वो भी चीजें गिरवी रखवा कर। हाँ, पर्सनल लोन में नहीं, तभी वो सबसे महंगा होता है, लेकिन कार लोन में, होम लोन में हमारा कोलैटरल भी जमा है। यही पैसा जो रिटेल कस्टमर्स ने, मिडिल क्लास कस्टमर्स ने बैंक में जमा किया है, 3.5% जो वो कमा रहे हैं, वही सेम पैसा जब एक बड़ी कंपनी को चाहिए होता है अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लाखों करोड़ों का, उन्हें 6%, 6.5%, 7% पे मिल जाता है। हमारा पैसा हमारे लिए महंगा, हमारा पैसा उनके लिए सस्ता। और ये सिर्फ बैंक ही नहीं है, आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लीजिए कि आप अगर किसी सरकारी भी नहीं, प्राइवेट कंपनी से भी अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप साल के दे रहे हैं कुछ हजारों, कवर है आपका करोड़ों का। लेकिन भगवान करे अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उस प्रीमियम या कवर देने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो वो प्रीमियम जाता कहां है? वो प्रीमियम बाय डिजाइन बहुत रिस्की किसी एसेट में इन्वेस्ट नहीं हो सकता, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडीज, उसी में इन्वेस्ट होता है। तो हमारा प्रीमियम का पैसा सरकार के पास जाता है। सरकार उसे किस लिए यूज करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वापस वही प्रोजेक्ट्स जो ये बड़ी कंपनियां चला रही हैं उन पे खर्च होता है। तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम उन कंपनीज का प्रोजेक्ट रेवेन्यू बन जाता है, उन कंपनीज का वर्किंग कैपिटल बन जाता है। वो कंपनीज उसी प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक लोन मांगती है एंड बोलती है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिला है 20,000 करोड़ का, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोन चाहिए, ये पैसा हमें बाद में मिलेगा, लेकिन शुरू में जो पैसा डिप्लॉय करना होगा वो भी पैसा चाहिए, वो भी बैंक देता है। एंड यू सी हाउ दिस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट फंडेड बाय द थोड़े छोटे रिटेल डिपॉजिट्स दैट आर एट अ मैसिव लेवल। वही हमारे म्यूचुअल फंड्स के साथ भी होता है। हालांकि मैं म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा एक सपोर्टर हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आप जब एसआईपी करते हैं तो मैंडेटरीली म्यूचुअल फंड को वो एसआईपी के पैसे के थ्रू कुछ तो खरीदना होगा। अब अगर कंपनीज की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खरीदना तो है ही, तो होता क्या है? म्यूचुअल फंड्स जबरदस्ती खरीदना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदना एक मैंडेट मिला है एसआईपी के अमाउंट की वजह से। जब वो जबरदस्ती खरीदते हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ने लगता है। जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो प्रमोटर्स, फाउंडर्स, बिजनेसेस उस स्टॉक को या तो गिरवी रखना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें वो मोटे लोन मिले, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, राइट? उस वैल्यू की वजह से बिजनेस की वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी खुद की नेटवर्थ बढ़ चुकी है, बिजनेस की नेटवर्थ बढ़ चुकी है, एंड उसके चलते बिजनेस को एक बड़ा लोन मिल सकता है जो कि हमारे पैसे से ही सोर्स होगा। या वो फाउंडर, वो बिजनेस स्टॉक्स बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई तो खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड, तो वो स्टॉक्स बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीद रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किसी को एग्जिट मिल रहा है, हमारे पैसे उनके पास जा रहे हैं। ये पैसे का सर्कल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे का वाकई में कहां इस्तेमाल हो रहा है और कैसे आप इस पैसे की जिम्मेदारी खुद के हाथों में ले सकते हैं। फिर आता है पार्ट 3, द बेल आउट गारंटी। आप एक लोन लेते हैं, वो लोन आप पे नहीं कर सकते, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट है और ऑब्वियस है। जिस चीज के अगेंस्ट आपने लोन लिया वो जब्त हो जाएगा, उससे लोन की वैल्यू रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर पूरा रिकवर हो गया
तो ठीक, नहीं हुआ तो जो अंतर होगा वो भी आपको पे करना होगा. यू आर लायबल, लीगली लायबल टू पे दैट लोन अमाउंट बैक टू द बैंक. लेकिन एक बड़ी कंपनी जब लोन देने से मना कर दे तो नाच गाना शुरू हो जाता है. जी इसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, रीफाइनेंस कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, थोड़ा सा मॉरेटोरियम दीजिए, मतलब थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दे दीजिए जब तक हम वो लोन वापस कर पाएंगे. सरकार के पास जाना शुरू कर देते हैं, जी कंपनी बंद हो जाएगी तो नौकरियां चली जाएंगी, ये इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, ये कंपनी बंद हो जाएगी, कितनी जिल्लत होगी इंडिया की, पूरे देश के, पूरी दुनिया के सामने कैसा लगेगा, सोचिए इसके बारे में. तो सरकार क्या करती है? ठीक है, बेल आउट्स अनाउंस करती है, मतलब एक तरीके का सर्वाइवल पैकेज देती है, चाहे वो बैंक हो, एयरलाइंस हो, टेलीकॉम कंपनीज हो. एंड सरकार के पास खुद तो पैसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है कि सरकार कुछ बना रही है जिसकी वजह से वो पैसा जनरेट कर रही है. वो पैसा सरकार के पास कैसे आता है? इनकम टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स कंपनीज का हो या इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स हो जो आप और मैं देते हैं. एंड आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन एक टाइम था जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो था, which is the direct tax जो कॉर्पोरेशन से मिलता है, that was much higher than the personal income tax. अब वो चेंज हो चुका है. Personal income tax का रेशियो is higher in the tax collection of income taxes than corporate. मतलब आप और मैं अपने इनकम टैक्स से सरकार के लिए ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं देन कंपनीज जो अपने इनकम टैक्स से जनरेट कर रही हैं. तो सरकार उसी पैसे को यूज करके उस कंपनी को एक बेल आउट देता है एंड उस कंपनी को बचा लेता है. लेकिन हमारा जो 3 EMI का डिफॉल्ट वाला घर लोन निकला, उसकी वजह से हमारा घर हमारे हाथ से निकल गया. अब ये सारा नाच गाना होता क्यों है? बिकॉज द बैंकिंग मॉडल ऑफ लेंडिंग इज, या मैं ट्विस्टेड नहीं बोलना चाहता क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है, बट लेट्स से इट्स ट्विस्टेड एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज. जब आप और मैं एक लोन लेने जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें लोन की जरूरत है. एंड सरप्राइजिंगली बैंक ये असेस कर रहा होता है कि हम उस लोन को कितने अच्छे से वापस पे कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स उस लोन को चुकाने की हम में क्षमता क्या है. जितनी ज्यादा क्षमता है चुकाने की, उतनी आसानी से लोन मिलता है. अरे भाई, इसीलिए तो लोन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है. इसलिए नहीं क्योंकि हम चुकाना नहीं चाहते, हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है, इसलिए तो हमें कर्ज चाहिए. अगर होता तो फिर नहीं मांगते ना. बट सरप्राइजिंगली अगर आपके उस लोन या कर्ज को चुकाने की क्षमता कम है तो वो लोन नहीं मिलेगा. इट विल बिकम रियली हार्ड. बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा अगर मिलेगा. तो यू हैव टू प्रूव टू द बैंक यू एक्चुअली कैन अफोर्ड द लोन. नीड की तो बात भी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो आपकी तनख्वाह अच्छी है, आपकी करंट लोन्स कम है, आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, आपकी सैलरी बहुत प्रेडिक्टेबल है, आपका एक सर्टेन नेटवर्थ है, आप कोई चीज गिरवी रख सकते हैं, उसकी वैल्यू है. ये सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं टू द बैंक टू गेट दैट लोन इन द फर्स्ट प्लेस. बड़ी कंपनियों को लोन इसलिए नहीं चाहिए होता क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए. बड़ी कंपनियां लोन इसलिए लेती हैं बिकॉज इट चेंजेस द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाई दे वांटेड द लोन इन द फर्स्ट प्लेस. It makes business sense for them to take a loan as much as possible, क्योंकि उससे उनका जो कैपिटल या उनका खुद का पैसा जो लगा हुआ है वो अच्छे से इस्तेमाल होता है. इसको समझाने के लिए एक्सेल खेलते हैं. फर्ज करिए आपने एक घर लिया है 50 लाख का. मिडिल क्लास मेंटालिटी बोलती है कि भाई पैसे बचाओ और इस घर में से जितना भी ज्यादा खुद का पैसा डालोगे ना, उतना कम कर्ज लेना पड़ेगा, जो कि समझदारी होगी. तो आप खुद के 40 लाख रुपए जो है वो डाल देते हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 8.5% पे लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं. आपकी EMI बनती है 8,678 रुपीज. मान लीजिए घर जो है वो 8% से हर साल अप्रिशिएट करता है. ठीक है, मतलब ये जो 50 लाख का घर है ये हर साल 8% से बढ़ता रहेगा. 20 साल बाद जब आपका लोन चुक चुका है, उस समय पे सिचुएशन क्या है आइए देखते हैं. आपने इस घर को ओन करने के लिए अपने 40 लाख रुपए दिया, प्लस 10 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बना, प्लस ये 10 लाख, तो टोटल आपका बना 60,82,000 कॉस्ट ऑफ ओनरशिप. घर की वैल्यू जो है 50 लाख की, वो बढ़ बढ़ के अब 2.3 करोड़ की हो चुकी है 20 साल बाद. तो उस समय पे अगर आप मान लें आपका प्रॉफिट कितना बना, 1.7 करोड़. आपके खुद के पैसे कितने लगे थे, 40 लाख रुपए, ये वाले. बाकी तो आपने कर्ज लिया ना.
तो अगर आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आया, मतलब इस 40 लाख का 20 साल बाद कितना बना, वो ये है मोटा मोटा 1.7 करोड़, मतलब 331% का गेन। और इन अदर वर्ड्स, बहुत ही क्रूड एस्टिमेट है ये, अप्रोक्सीमेटली 16% ऑन अ ईयरली बेसिस। बढ़िया है, राइट? लेकिन बड़ी कंपनियां कैसे सोचती हैं? बड़ी कंपनियां बोलती हैं, भाई तुम बेवकूफ, 50 लाख का लोन अगर लेना है, तुम्हारे पास तो आज 50 लाख रुपए है ना खुद के, तुम अपने सिर्फ 5 लाख रुपए डालो, बाकी के 45 लाख का लोन लेंगे और हमें ये लोन 6.5% पे पड़ेगा, 20 साल के लिए लेंगे, EMI 33,551। मिडिल क्लास बोलेगा बेवकूफ हो, कंपनियां बोलते हैं बहुत समझदार है भाई। क्यों? 8% से वही सेम घर को तो नहीं पता कि वो कंपनी ओन करती है या वो एक इंडिविजुअल ओन करता है। अब देखिए, आफ्टर 20 इयर्स कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी घर की जो 50 लाख थी वो हो चुकी है 85 लाख रुपए। आप बोलेंगे कितना ही गधा इंसान है, 60 लाख में घर ओन कर सकता था, 85 लाख देने पड़ गए। घर की वैल्यू उतनी है 2.3, मतलब नेट प्रॉफिट अब 20 साल बाद हुआ है 1.47 करोड़। लॉट लेसर। तुम हंस रहे हो, देखा गधा बेवकूफ, लेकिन इस 1.47 को कमाने के लिए उसको तो सिर्फ अपने 5 लाख रुपए डालने पड़े ना भाई, सिर्फ 5 लाख रुपए। तो मतलब उनका मुनाफा 20 साल में 2851% हुआ है। मतलब ये 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज 140% से हर साल बढ़ा है। That's the difference। यही गेम है कि अपने खुद के पैसे कम डालो, इसके बावजूद कि आपके पास ही 50 लाख है। अभी तो मैंने इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ा भी नहीं है। जो 50 लाख तो कंपनी के पास है, 5 लाख उसने अपने डाल दिए, बाकी 45 लाख का क्या करेंगे? ऐसे ही 5-5 लाख के और घर खरीद लेंगे, 9 और घर आ सकते हैं उनके पास। दे विल कीप रोटेटिंग, क्योंकि बैंक तो उनको पैसे देने के लिए तैयार है। इट्स अ लार्ज कंपनी, उनसे सिर्फ वो 10% ही मांगेगा एज डाउन पेमेंट। इट्स अ लार्ज कंपनी, 45 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करेगा। इट्स अ लार्ज कंपनी, हमारे पैसे इसमें लगे होंगे। इट्स अ लार्ज कंपनी, 6.5% पे सैंक्शन होगा। इट्स अ लार्ज कंपनी, और वो कंपनी हमारे पैसों से 2850% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाएगी ओवर 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद इस कंपनी के 10 घर खड़े हो चुके हैं वर्थ 2.3 करोड़ एंड हमारा एक द एंड। अब ये मैं सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बिल्कुल भी नहीं दोस्त, और ये कभी भी गलती मत करना। इसलिए नहीं ताकि आप अमीरियत की माइंडसेट से नफरत करें, इसलिए नहीं क्योंकि आपको लगे कि अमीर सिर्फ अमीर तभी बनते हैं जब वो गरीबों से कुछ छीनते हैं। नहीं, इसका मतलब आपको अपने पैसे को लेकर सोच बदलनी होगी। नंबर 1, स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट टेकिंग क्रेडिट। लोन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, एक बहुत पावरफुल एनेबलर हो सकता है टू क्रिएट मोर वेल्थ, टू एक्चुअली मेक योर मनी वर्क हार्डर फॉर यू। लोन लेना गलत बात नहीं है। लोन उन चीजों के लिए लेना जिनकी वैल्यू घटती है, गलत बात है। लोन उन चीजों के लिए लेना जिसमें लोन बहुत महंगा होता है और वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, गलत बात है। लेकिन लोन लेना एक्चुअली समझदारी का खेल हो सकता है। उसके लिए आपको अंतर जानना जरूरी है, अच्छा लोन और बुरा लोन क्या होता है। और उससे ज्यादा ये जानना या समझना जरूरी है कि क्यों मिडिल क्लास इंसान को ना हमेशा बुरे लोन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको कितने फोन आते होंगे रोज? सर मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आपका ना एक 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन सैंक्शन हो चुका है, क्या आपको जरूरत है? हाँ जी। आपने तो बस, भगवान आप कहाँ थे, आप कैसे मेरी बात सुन लेते हैं, मुझे इस पैसे की कितनी जरूरत थी, एंड गया। लेकिन जो अच्छा लोन होगा, शायद वो एक घर का लोन है, शायद वो एक पढ़ाई का लोन है, उसके लिए आपको कॉल नहीं आएगा। अच्छे लोन क्या होते हैं? जहां आप लोन लेकर एक ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती है। इट्स कॉल्ड एन एसेट। तो अगर आप एक घर खरीदते हैं टू पुट इट ऑन रेंट, वो एक एसेट है। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं ऑन लोन टू मेक इट इनटू अ कमर्शियल व्हीकल, वो एक एसेट है। अगर आप एक कैमरा खरीदते हैं ऑन लोन सो दैट यू कैन रेंट इट आउट टू समबडी, वो एक एसेट है। लेकिन अगर आप खुद के रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, वो एसेट नहीं है। हाँ, एक इमोशनल ओनरशिप है, बट प्लीज गलती मत करिएगा, वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। लायबिलिटी वो चीज जिस पे चीजें खर्च होती हैं। आपका फोन अगर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट डिवाइस है,
वो एक लाइबिलिटी है। आपका लैपटॉप अगर सिर्फ एक गेमिंग डिवाइस है, वो एक लाइबिलिटी है। अगर आपका घर सिर्फ रहने के लिए है, वो भी एक लाइबिलिटी है। अगर आपकी गाड़ी सिर्फ आपके कन्वेंस के लिए है, वो एक लाइबिलिटी है। आपकी घड़ी एक लाइबिलिटी है। आपके जूते अगर आपने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए पहने हैं, तो वो एक लाइबिलिटी है। Anything that makes money for you is an asset. Anything that loses money is a liability. तो किसी एसेट के लिए लोन लेना is a good loan. किसी लाइबिलिटी के लिए लोन लेना is a stupid decision. नंबर 3, लोन एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चार्ज करता है, या इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मतलब चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, आपको वो 8, 9, 10, 11, 12% देने ही देने हैं। बहुत लोग ये बेवकूफी करते हैं कि आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन से एक वेरिएबल इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ऊपर नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी छिन जाती है। Here's an example. आप एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 9 से 10% पे मिल जाएगा। फिर आप उसको, क्योंकि आपको लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में गुरुवार को तो बोलते रहते हैं निफ्टी 50 तो 12% गारंटीड है, मिलेगा ही मिलेगा, डाल देते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने डाल दिया, आप और ज्यादा एक्साइटेड थे, स्मॉल कैप में डाल दिया और मार्केट क्रैश हो गई। आपको लगता था कि हर महीने या हर साल जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा उसको आप लिक्विडेट कर देंगे, उससे आपके महीने की ईएमआई निकल जाएगी। लेकिन जब वो डाउन हो गया तो वो पैसा आपके पास नहीं आया। ईएमआई तो देनी ही है, वो 9 से 10% का ब्याज तो भरना ही है, लेकिन आपका रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है, वेरिएबल है। सो यू प्लेड अ टेक्निकल गैम्बल। यू बेसिकली सेड कि यार मैं शॉर्ट टर्म लोन को एक लॉन्ग टर्म वेरिएबल एसेट से कंपेयर कर रहा ना। आपको एक शॉर्ट टर्म लोन को एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कंपेयर करना पड़ेगा। सो हियर्स एन एग्जांपल। अगर आपको एक लोन, फर्ज करिए मिलेगा नहीं, फर्ज करिए 6% पे मिल जाता है, एंड आप उस लोन के अमाउंट को लेके एक लिक्विड फंड में या एक आर्बिट्राज फंड में या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल देते हैं, जहां आपको पता है कि आपको 7%, 7.5%, 8% ऑन एन एवरेज प्रिडिक्टेबली मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि 6% पे पैसे उठाए, 7-8% पे पैसे कमाए, सो आर्बिट्राज बन गया है। एक स्प्रेड है, एक अंतर है। लेकिन वहीं आपने 9-10% का एक लोन उठाया, एक ऐसी मार्केट में डाला जहां कभी 10, कभी 12, कभी -5, कभी -2। यू प्लेड अ गैम्बल, क्योंकि वो 12% सिर्फ लॉन्ग टर्म ही आता है, लेकिन ये लोन आपको शॉर्ट टर्म पे हर रोज, हर महीने चुकाना है। समरी ये है दोस्तों कि आपकी ईएमआई का सिर्फ और सिर्फ एक फर्ज है, आपके लिए एसेट्स खड़े करना। अगर आपकी ईएमआई आपकी जिंदगी को शो ऑफ बनाने के लिए है, आपका रुतबा बढ़ाने के लिए है, एक ऐसी चीज खरीदने के लिए है जिसमें आपके पैसे हर साल जाते ही रहेंगे, तो वो ईएमआई का दुरुपयोग है, वो आपके पैसे की बेइज्जती है। यूज लोन्स स्मार्टली टू बिल्ड एसेट्स, डोंट यूज इट टू बाय लायबिलिटीज। ये अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।